नमस्कार। खास पेशकश हमारी जिसमें है कि हर वीकेंड पर हम इस बारे में बात करते हैं कि आने वाले दिनों में बाजार की दिशा कैसी रह सकती है, कौन से वो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो बाजार को प्रभावित कर सकते हैं। बीते अगर कुछ दिनों की बात करें तो बाजार कहीं ना कहीं अटकता दिखाई दे रहा है। एक समय ऐसा लगा जब ईरान इजराइल का युद्ध थमता दिखाई दिया तो बात होने लगी कि अब बाजार नया हाई बनाएगा। बाजार में रफ्तार भी पकड़ी, लेकिन फिर ऊपरी स्तरों से जाकर के बाजार बार बार फिसल रहा है। अब कृपा कहाँ अटकी हुई है? क्या बाजार नया हाई कब तक बनाएगा? क्या ये दिवाली तक जाएगा या उससे पहले बनता दिखाई देगा? अभी हमारे सामने दो बड़े ट्रिगर दिखाई दे रहे हैं। दो बड़े ट्रिगर, एक तो है भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील और दूसरा अब शुरू होने जा रहे हैं पहली तिमाही के नतीजे। क्या ये वो दो बड़े ट्रिगर हो सकते हैं जो बाजार को नई ऊंचाई पर लेके जाएंगे? क्या यहीं पर अटकी है कृपा? इन तमाम प्रश्नों के उत्तर तलाशते हैं आज के हमारे विशेष मेहमान के साथ, और इनको किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। सुदीप बंदोपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुदीप सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत सर हमारा ये निमंत्रण स्वीकार करने के लिए और आज की इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। सर, बहुत सारी बाधाएं रही बीते कुछ दिनों में। पहले भारत पाकिस्तान का युद्ध रहा, फिर जैसे वो थमता हुआ दिखाई दिया उसके बाद से ईरान इजराइल युद्ध शुरू हो गया। वहाँ पे अब थोड़ी सी समस्याएं रुकती हुई दिखाई दे रही हैं। अब ट्रेड डील को लेकर के कहीं ना कहीं चिंताएं बनती दिखाई दे रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं मिनी डील होगी, कुछ लोग कह रहे हैं कि उस तरह की डील नहीं होगी जैसी एक्सपेक्टेशन है। चिंता है लोगों को। आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है और क्या बाजार की कृपा यहीं पर अटकी हुई है? देखिए, ट्रेड डील एक बहुत बड़ा मुद्दा है और मैं इस पे एक एंगल ऐड करना चाहूंगा। ये ट्रेड डील, इंडिया यूएस ट्रेड डील एक मुद्दा है और इसके साथ साथ और एक मुद्दा है कि यूएस के साथ बाकी देशों का क्या ट्रेड डील होता है। क्योंकि देखिए, ट्रेड एक कॉम्पिटिटिव एक्टिविटी है। तो जैसे मैं एक एग्जाम्पल पे तौर पे कहना चाहूंगा, एपरल एक्सपोर्ट, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट। अब टेक्सटाइल एक्सपोर्ट इंडिया यूएस में करता है। टेक्सटाइल सेक्टर के लिए इंडिया यूएस ट्रेड डील बहुत इंपॉर्टेंट है। पर उसके साथ साथ ये भी इंपॉर्टेंट है कि यूएस के साथ बांग्लादेश का क्या डील हो रहा है, यूएस के साथ चाइना का क्या डील हो रहा है, यूएस के साथ वियतनाम का क्या डील ऑलरेडी हो गया है, मालूम है हम लोगों को। और सब अफ्रीकन कंट्रीज, जो भी इंडोनेशिया का क्या डील हो रहा है, क्योंकि ये सारे कंपीटिंग एक्सपोर्टर्स हैं टेक्सटाइल्स के। तो वो उस पर भी नजर रखना पड़ेगा। तो मैं आपको यहाँ पे ये सतर्क करना चाहूंगा कि सिर्फ इंडिया यूएस ट्रेड डील पे ये मामला खत्म नहीं होता है। यूएस के साथ बाकी कंपीटिंग देशों का क्या डील होता है वो भी बहुत बहुत मायने रखता है मार्केट के लिए और जो एक्सपोर्टिंग कंपनीज हैं उनके लिए। दूसरी बात है इंडिया के साथ ट्रेड डील। देखिए, दो चार रेड लाइन और जो 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 नो गो जोन है इंडिया के लिए, वो है एग्रीकल्चर और साथ साथ एनिमल हस्बेंड्री। नाउ एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, ये दो चीज में यूएस का बहुत बड़ा पकड़ है। और वो डेफिनेटली उस पर दबाव डालेंगे उसको इंक्लूड करने के लिए ट्रेड डील में। तो इसी सिलसिले में मुझे हम लोगों को लगता है कि थोड़ा टाइम ज्यादा जा रहा है, जितना उम्मीद था उससे ज्यादा। और कहीं ना कहीं एक बीच का रास्ता निकाल के कोई ट्रेड डील साइन हो जाएगा, उम्मीद यही है। कंसीडरिंग यूएस और इंडिया का जो लॉन्ग टर्म जो 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 रिलेशनशिप है, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक जो इंपॉर्टेंस है इंडिया का यूएस के लिए, ये सब नजर में रखते हुए शायद एक अच्छा ट्रेड डील साइन होगा। पर मैं वापस बता रहा हूं, मुद्दा वहां पे खत्म नहीं होता है। मुद्दा बाकी देशों के साथ क्या डील साइन होता है उस पर भी डिपेंड करेगा। बहुत लोग ये कह रहे हैं कि सर वियतनाम के साथ जो डील यूएस के साथ साइन हुई है वो एक आगे चल करके बाकी एशियाई देशों के साथ भी क्या वही ट्रीटमेंट रहेगा यूएस का? क्योंकि वो एक चिंता का विषय बन गया है अभी से, ख़ास तौर से टेक्सटाइल को लेकर के। तो वो कितनी बड़ी चिंता, कितना बड़ा कंसर्न आपको दिखाई दे रहा है आने वाले दिनों के लिए सर? ये बहुत बड़ा चिंता एंड कंसर्न है, क्योंकि ये, जैसे मैं कह रहा था, एक कंपिटिटिव ग्लोबल मार्केट है और यहाँ सारे जो यूएस में जो परचेजर है, जो खरीद रहा है, आज वॉलमार्ट खरीद रहा है, टारगेट खरीद रहा है, उनके लिए तो उनको तो जो बेस्ट पॉसिबल डील मिलेगा वहां से खरीदारी करेंगे। तो उसमें टैरिफ भी इंक्लूडेड होगा एक कॉस्ट के कंपोनेंट के जरिए। तो उनको जरूर ध्यान रखना होगा कि लैंडेड कॉस्ट उनके शॉप में क्या आ रहा है। तो उस पे जो टैरिफ का रोल एक बहुत बड़ा हो जाएगा और उस पे जरूर सबका ध्यान रहेगा। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि कंपिटिटिव पोजीशन ट्रेड डील में क्या हो रहा है वो बहुत जरूरी है जानना। ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। सर, अभी जो बदलता सिनेरियो रहा जिसमें हमने क्रूड में काफ़ी तेज़ी देखी, युद्ध की स्थिति देखी, वो काफ़ी हद तक थोड़ा सा कूल डाउन होता हुआ दिखाई दे रहा है।
क्या इंटरनेशनली अभी चीज़ें आप शांत मान के चल रहे हैं? बहुत लोग कह रहे हैं कि अभी भी शांति हुई नहीं है पूरी तरीके से, आगे चल कर के फिर अभी बहुत सारे कंसर्न हैं। ये इंटरनेशनल जो सिनेरियो है, क्या आगे भी इस पूरे साल कहीं ना कहीं भारतीय बाज़ारों को और दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं को परेशान करते रहेंगे, अभी आपको लग रहा है? तो ये दो मुद्दा यहाँ पे मैं सामने लाना चाहूंगा। पहला बात तो ये है कि कच्चे तेलों का दाम बहुत ही रीजनेबल हो गया है, और वो इंडिया के लिए जो कि एक बहुत बड़ा इंपोर्टर है क्रूड ऑयल का, इनके लिए बहुत फायदेमंद है। इंडियन मार्केट बोले, इंडियन इकोनॉमी की बात करें, इंडियन बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की बात करें, हर दिशा से ये एक बहुत फायदेमंद चीज है। तो जियोपॉलिटिकल स्थिति जो भी हो, क्रूड ऑयल का नीचे रहना इंडिया की इकोनॉमी के लिए जरूरी है। और अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस नीचे रहता है तो हम लोग ये मानते हैं कि इंडियन इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है, जो कि मार्केट में भी रिफ्लेक्ट करेगा। हम्म। दूसरी बात है जियोपॉलिटिकल इशू, जियोपॉलिटिकल स्थिति। आप सही कह रहे हैं। हालांकि अभी तो युद्ध विराम कह सकते हैं वेस्ट एशिया में हुआ है। यूक्रेन रशिया में अभी भी कुछ मामला सलटा नहीं है, पर वेस्ट एशिया में थोड़ा बहुत शांति का माहौल आया है। ये पॉजिटिव है। पर मैं हम ये दावे के साथ कोई भी नहीं कह सकता है कि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन स्ट्रेस फ्री हो गया है या कोई टेंशन नहीं है। अभी भी बहुत सारे सिमरिंग कॉन्फ्लिक्ट्स चारों तरफ है, जो कि रिजॉल्व होना बाकी है। और बहुत जल्द ये सब कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होने की संभावना भी नहीं दिख रहा है आज के दिन में एटलीस्ट। ठीक। तो उस पर ध्यान तो जरूर रखना पड़ेगा। एक सर बड़ा मुद्दा जो है चाइना को लेकर के आ रहा है। पहले सिर्फ चाइना और यूएस के बीच में एक कंपटीशन लग रहा था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि चाइना इनडायरेक्टली भारत को भी बिजनेस के माध्यम से हर्ट करने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो रेयर अर्थ का मुद्दा हो या फिर अभी हाल ही में फर्टिलाइज़र केमिकल को लेकर के जो एक मुद्दा निकल करके आया। क्या चाइना एक बड़ी चिंता धीरे धीरे करके बनता दिखाई दे रहा है? दूसरा, रेयर अर्थ का इशू वो कितना आप गंभीर मानते हैं? देखिए, गंभीर तो है आज के लिए। बहुत सारे कंपनीज, पर्टिकुलरली ऑटोमोबाइल कंपनीज के लिए बहुत दिक्कत की बात है। और जो डिपेंडेंस चाइना के ऊपर है वो जबरदस्त है आज के दिन में। और वो क्योंकि वो कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, तो इस हालत में स्थिति गंभीर है। डिफरेंट लेवल पे बातचीत चल रहा है ताकि मसला हल हो जाए। देखते हैं आगे क्या होता है, पर आज के दिन में स्थिति गंभीर है। आपने रेयर अर्थ की बात की, इसके साथ साथ मैं फॉक्सकॉन वाला मामला भी सामने लाना चाहूंगा कि फॉक्सकॉन ने जो चाइनीज नेशनल्स काम कर रहे थे एप्पल के प्लांट्स पे इंडिया में, उनको वापस चाइना में बुला लिया है। तो ये भी एक तरह से इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी चालू हुआ है, आउटसोर्सिंग एप्पल का जो हो रहा है, जिसपे बहुत जबरदस्त काम चल रहा था, उसमें थोड़ा बहुत रुकावट तो मैं नहीं कहूंगा, पर उसका पेस स्लो डाउन हो जाएगा, यही शंका है। अभी सर ये मतलब कोई बीच का रास्ता निकलेगा चाइना के साथ, या अभी चाइना के साथ एक नया कन्फ्लिक्ट मतलब वो ट्रेड को लेकर के होता हुआ दिखाई दे रहा है अभी? ये बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल इशू है। साथ में आप देखिए, ये दलाई लामा सक्सेसर, उसको लेके भी चाइना के साथ एक एक पॉलिटिकल स्ट्रेस का स्थिति बन रहा है। तो चाइना और इंडिया का रिलेशन बहुत ज्यादा नॉर्मल, बहुत हिंदी चीनी भाई भाई वाला रिलेशन होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट है, कंपीटिंग इंटरेस्ट है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत स्ट्रेस, थोड़ा बहुत टेंशन रिलेशनशिप में जरूर रहेगा, पर एक मैनेजेबल स्थिति आना जरूरी है। हेल्दी कंपटीशन अच्छा है सबके लिए, उनके लिए भी, हमारे लिए भी। पर आज के दिन में स्थिति थोड़ा नाजुक है। जी। सर थोड़ा सा दोबारा पीछे की तरफ जाना चाहेंगे। एक सवाल आपसे छूट गया, खासतौर से जो यूएस और इंडिया डील को लेकर के, क्या आपको लगता है नेक्स्ट वीक जो है इस पर कोई फाइनल मोहर लग पाएगी? खास क्योंकि 9 जुलाई जो है काफ़ी महत्वपूर्ण तारीख है। उसके बाद अगर मान लीजिए तब तक चीज़ें फाइनल नहीं होती हो, तो क्या फिर ज़्यादा टैरिफ रहेगा? अभी के लिए क्या अंडरस्टैंडिंग एक आपकी बन रही है सर इस विषय को लेकर के? देखिए, ट्रम्प साहब के प्रेसिडेंसी में स्पेसिफिकली कहना बहुत मुश्किल है। सुबह कुछ अनाउंसमेंट ट्रूथ सोशल में आ सकता है जिससे सब चेंज हो सकता है। पर
सही मायने में आप पूछेंगे तो ट्रेड डील इतनी हड़बड़ी में कभी नहीं होता है। ट्रेड डील में बहुत टाइम लगता है। आप यूएस, यूके इंडिया एफटीए देख लीजिए, कब से नेगोशिएट हो रहा है, अभी एक फाइनल स्टेज पे पहुंचा है। इंडिया और ईयू का ट्रेड डील सालों से चल रहा है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। और इतना जल्दी इंडिया यूएस ट्रेड डील फाइनल हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, ये एक्सपेक्ट करना भी थोड़ा अनरियलिस्टिक है। तो बिल्कुल। एक इंटरिम सा कुछ अरेंजमेंट शायद होगा, और उसके बाद शायद ट्रम्प साहब अगर उनका मूड सही रहा तो उसमें थोड़ा एक्सटेंशन कर देंगे, या कुछ ऐसा कोई ऐलान करेंगे कि इंटरिम डील से काम चालू होगा, बाद में फाइनल डील होगा। बहुत डिफिकल्ट है प्रेडिक्ट करना ये मामला। ठीक। अब दूसरा बड़ा ट्रिगर जो बाजार के लिए है सर, महत्वपूर्ण ट्रिगर, वो है पहली तिमाही के जो नतीजे आने शुरू होंगे। क्या कुछ एक्सपेक्टेशन है आपकी? क्या ये नतीजे लास्ट क्वार्टर से बेहतर रहने की एक्सपेक्टेशन है? बहुत सारे नंबर्स अभी भी बहुत उत्साहजनक नहीं है, जैसे अभी ऑटो सेल्स के जो नंबर हमने देखे लास्ट मंथ के। इस तमाम सिनेरियो में आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं पहली तिमाही के नतीजों से? आपने बिल्कुल सही कहा, कुछ जो बिजनेस अपडेट आ रहे हैं उससे ये साफ हो रहा है कि कुछ सेक्टर्स में दबाव जरूर है। पर मैं एक सिल्वर लाइनिंग की भी बात करूंगा। आज मैरिको का बिजनेस अपडेट आया था, और उसमें उन्होंने साफ बोला है कि रूरल में अच्छा डिमांड है, और अर्बन एरिया में भी डिमांड अच्छा स्टेबल हो गया है, अच्छा डिमांड आ रहा है, जिसके चलते उनके आंकड़े सिग्निफिकेंटली, डोमेस्टिक सेल्स के नंबर्स बहुत अच्छे आए हैं। तो अगर एफएमसीजी में मारिको जैसी कंपनी के कह रहा है कि डिमांड अच्छा है, तो ये बहुत ही मैं ये कहूंगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज भी है। देखना पड़ेगा बाकी एफएमसीजी कंपनीज के कैसे आंकड़े आते हैं। और ओवरऑल अगर आप ध्यान दें तो पिछले करीब साल, 1.5 साल से डिमांड स्लोडाउन के कारण एफएमसीजी में बहुत दिक्कत थी। और अगर ये डिमांड सही मायने में अभी पिकअप कर लिया है, डिमांड स्टेबल हो गया है, डिमांड अच्छा हो गया है, तो एफएमसीजी सेगमेंट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क हो जाएगा, और एक बहुत अच्छा ट्रेंड बन जाएगा आगे आने वाले फेस्टिव सीजन के लिए। और ध्यान में रखिए कि एफएमसीजी, हालांकि आप एफएमसीजी अवॉइड करके दूसरे सेक्टर में जा सकते हैं, पर एफएमसीजी हैज ए डिस्प्रोपोर्शनेटली हायर इम्पैक्ट ऑन ओवरऑल इकोनॉमी, क्योंकि वो कंजम्पशन हर कोई करता है। तो इकोनॉमी का ट्रेंड भी पता चलता है एफएमसीजी के डिमांड से। आईटी, जिसमें हम लोगों को मालूम है कि थोड़ा दबाव है, दबाव रहेगा, पर ये जो ट्रम्प साहब का बीबीबी, बिग ब्यूटीफुल बिल पास हो गया है, इसके चलते बहुत सारा स्पेंडिंग बढ़ेगा यूएस इकोनॉमी में, और ये स्पेंडिंग का बेनिफिट इंडियन आईटी कंपनीज को भी मिलेगा, ये ऐसी उम्मीद है। तो शायद आईटी का भी आने वाले दिनों में इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। मेटल सेक्टर का कामकाज अच्छा चल रहा है, कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा कामकाज चल रहा है। अब मॉनसून रिलेटेड स्लोडाउन को इग्नोर करिए, पर अदरवाइज आई थिंक सरकार की तरफ से कैपिटल एक्सपेंडिचर, बहुत बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर पिछले महीने में हुआ है, क्योंकि बैकलॉग था, और ओवरऑल 11 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर का ऐलान बजट में किया गया था। तो ये सब सेक्टर में तो ठीक ठाक ही रहेगा परफॉर्मेंस। देखना पड़ेगा एफएमसीजी के नंबर कैसे आते हैं, कि वो लैगार्ड था, और आईटी का स्थिति कैसा होगा उस पर जरूर ध्यान देना पड़ेगा। ठीक। तो ओवरऑल सर पिक्चर क्या दिखाई दे रही है कि मतलब अगर एफएमसीजी बेहतर करता है, रियल एस्टेट बेहतर करता है तो ये एक ओवरऑल पिक्चर थोड़ी सी बेहतर होती हुई दिखाई देगी, या थोड़े बहुत कंसर्न अभी भी, डर, चिंताएं बनी हुई हैं? विपुल जी, अगर ये दो सेक्टर ठीक ठाक का होता है तो जरूर ओवरऑल इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि बाकी सेक्टर में आप मॉनसून का सीजनलिटी हटा लीजिए, अदर देन दैट आई एम रीजनेबली कॉन्फिडेंट कि वो वहां पे अच्छा कामकाजी हो रहा है। और जैसे आप सीमेंट देख लीजिए, मॉनसून में सीमेंट का डिमांड कम होता है, पर पिछले क्वार्टर में हमने देखा जबरदस्त डिमांड वापस आ गया है। और कॉस्ट कंट्रोल इतना बेहतरीन किया है इन्होंने कि इनके मार्जिन्स बढ़ रहे हैं, डिमांड बढ़ रहा है, तो प्राइसिंग पावर वापस आ रहा है। तो ये सब बहुत अच्छे ट्रेंड्स हैं। तो ये सारे जो कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, अनरिलेटेड सारे सेक्टर्स में एक अच्छा मोमेंटम वापस आ रहा है ऑन द बैक ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग, बट आ रहा है, इतना तो जरूर मैं कहूंगा। ठीक। मेटल्स, आईटी, सीमेंट,
ये वो सेक्टर हैं जहाँ से कम अभी पॉजिटिव संकेत मिल रहे हैं, पहली तिमाही के नतीजे बेहतर रह सकते हैं इन सेक्टर से, और यहाँ से अच्छे होते हैं तो ओवरऑल पिक्चर थोड़ी बेहतर होती हुई दिखाई देगी। तो ये तो बात रह गई सर, बहुत सारे जो बड़े मुद्दे थे, मोटी मोटी बातें जो थी। अब कुछ एक सेक्टर्स को के ऊपर बात करना चाहेंगे सर, और कुछ एक शेयरों के ऊपर तो खैर ज़्यादा आप कम बात करते हैं, लेकिन अगर आप कुछ का नाम लेना चाहें तो लेते रहिएगा। सर अभी जो एक नई थीम पिछले 1-1.5 साल 2 साल में विकसित हुई है वो है डिफेंस को लेकर के। लास्ट ईयर काफ़ी अच्छे चले, फिर बड़ी गिरावट रही। इंडिया पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हुआ उसके बाद से दोबारा एक तरीके से ये पूरे शेयर जो है वो दोबारा चर्चा में आए, और अब काफ़ी तेज़ी से काम हो रहा है। अभी कल की खबर है कि करीब 1 लाख करोड़ के ज़्यादा की पैकेज की मंजूरी जो है, परचेज़ की मंजूरी जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से दे दी गई है। क्या ये थीम अभी 1-2 साल और चलेगी? क्या ये सेक्टर आपको महंगा लग रहा है? ये सेक्टर अभी क्या क्या उम्मीदें यहाँ से और ज़्यादा बढ़ गई हैं? आपका व्यू अभी क्या है इस सेक्टर को लेकर के, खासतौर से इंडिया पाकिस्तान के बाद? देखिए, व्यू तो पॉजिटिव है। डिफेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है, जो कि और भी इंपॉर्टेंट हो गया है ग्लोबल जियोपॉलिटिकल जो टेंशन चल रहा है इसके चलते। इसमें ऑपरेशन सिंदूर एक बहुत बड़ा लैंडमार्क था इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए। वहां पे उन्होंने अपना जो 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 मैन्युफैक्चरिंग पावर वो भी दिखाया, और ऑब्वियसली डिमांड बढ़ गया है ग्लोबली ऑल्सो। अगर आप देखेंगे तो जो जियोपॉलिटिकल स्थिति है उससे आर्मामेंट्स मैन्युफैक्चरिंग, आर्मामेंट्स प्रोक्योरमेंट बहुत बढ़ रहा है। उस वहां पे भी इंडियन डिफेंस कंपनीज को अच्छा मौका मिलेगा, और मुझे लगता है कि ये एक ऐसा थीम बन रहा है जो कि बहुत साल तक चलता रहेगा। अब रही बात शेयर खरीदने की, वहां पे मैं ये कहूंगा कि वैल्यूएशन पे जरूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इस सेक्टर में क्या है कि जब भी कुछ एक्साइटमेंट आता है वैल्यूएशन बढ़ता रहता है, पर वैल्यूएशन और प्रॉफिट एंड लॉस, पीएनएल परफॉर्मेंस, इसमें बहुत गैप होता है। क्योंकि ये ऐसा सेक्टर नहीं है कि डिमांड बढ़ गया इमीडिएटली आपको मिल जाएगा। ये डिमांड एग्जीक्यूशन करने में बहुत लंबा टाइम लगता है, और पीएनएल में उसका रिजल्ट आने में लंबा टाइम लगता है। तो जो फंडामेंटल्स है इस सेक्टर के, इस इंडस्ट्री के, उनके कंपनीज के, वो वैल्यूएशन से बहुत पीछे रह गए हैं। सतर्क रहने की सलाह मैं जरूर दूंगा, पर सिलेक्टिव बाइंग जरूर की जा सकती है। आपने शेयर्स के बात की तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स बीईएल हमारा पसंदीदा शेयर बहुत दिनों से है, और प्राइस बहुत बढ़ गया है, पर इसके बावजूद हम मानते हैं कि यहाँ पे एक री रेटिंग पॉसिबल है। तो लंबी अवधि का नजरिया किसी का हो तो बीईएल में जरूर खरीदारी कर सकते हैं। इसके अलावा बीईएमएल भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, ये भी डिफेंस सेक्टर में बहुत अच्छा कामकाज कर रहा है। अपॉर्चुनिटी साइज बहुत ज्यादा है, यहाँ पे भी लंबी अवधि का नजरिया किसी का हो तो खरीदारी कर सकते हैं। शिपयार्ड कंपनीज की अगर बात करें, वहां पे भी अपॉर्चुनिटी बहुत जबरदस्त है, और वहां पे भी बहुत साल तक ये अपॉर्चुनिटी रहेगा। पर वैल्यूएशन अभी एक लेवल पे पहुंच गया है, वहां पे मैं भी सतर्क हो गया, तो मैं उसको रेकमेंड अभी नहीं कर रहा हूं। ठीक सर। और ये बीएल के साथ तो जो आपने नाम लिया ना, हम लोग जो चूँकि डेली कार्यक्रम रहता है तो एक नया नाम उसके लिए पुष्पा निकला है कि मतलब तमाम शेयरों में काफ़ी गिरावट आई, बीएल ने कि जो एक रेजिस्टेंस दिखाई कि झुकेगा नहीं, वो वाकई में 420-25 पे उतनी मजबूती के साथ टिका रहा, और अभी भी टिका हुआ है। तो ये लगातार अच्छी बात, और बहुत दोनों ही शेयरों में वाकई में, और बीएमएल तो रेलवे और डिफेंस दोनों का ही फ़ायदा इसको मिलता है। तो बहुत ही दोनों शेयर आपने काफ़ी अच्छे बताए सर। यहाँ से बाहर निकलते हैं सर, थोड़ी सी बैंक की बात कर लेते हैं, और भी पीएसयू की बात करेंगे। लेकिन अब जैसे अभी कुछ परसों शायद 1-2 दिन पहले ही हमने देखा कि सिटी की 2-3 रिपोर्ट आई, उसमें पीएनबी को डाउनग्रेड कर दिया गया, बैंक ऑफ बड़ौदा को डाउनग्रेड कर दिया गया। ये वो शेयर है सर, मतलब अगर हम और बाकी मिड कैप कंपनियों को भी डाउनग्रेड किया गया, लेकिन मिड कैप पीएसयूज बैंक को। लेकिन यहाँ पर रिजल्ट्स प्राइवेट से बेहतर रहे, यहाँ पर अभी तक कोई चिंता नहीं है, यहाँ पर ये शेयर चल नहीं रहे। लेकिन वजह क्या आप मानते हैं, और क्या आगे चल करके, जो कि 50 बेसिस पॉइंट की कटौती हो गई, लिक्विडिटी को लेकर के आरबीआई काफ़ी ज़्यादा एक्टिवली काम कर रहा है, तो यहाँ पे जान कब आएगी सर? यहाँ पे कोई शेयर ऐसे हैं जो आपको अच्छे लग रहे हो? देखिए, जान जरूर आएगी, और मुझे लगता है कि पीएसयू बैंक पे जरूर ध्यान देना चाहिए। वैल्यूएशन के लिहाज पे बहुत ही अट्रैक्टिवली पोजीशनड है कंपेयर टू प्राइवेट जो पियर्स हैं उनके कंपैरिजन में। तो पीएसयू में जरूर ध्यान देना चाहिए, और मैं तो मानता हूं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक ऐसा शेयर है जहां पे निवेशक को जरूर खरीदारी करके लंबी अवधि के लिए होल्ड करना चाहिए।
एसबीआई पे जरूर ध्यान देना चाहिए। बहुत बड़ा वैल्यू अनलॉकिंग का अपॉर्चुनिटी है। अपार्ट फ्रॉम रूटीन बिजनेस, अगर देखिए यस बैंक में इसका वैल्यू अनलॉकिंग हो रहा है, आने वाले दिनों में एनएससी में वैल्यू अनलॉकिंग होगा। इनके जो सब्सिडियरीज हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड की बात करें, इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस की बात करें, जनरल इंश्योरेंस की बात करें, क्रेडिट कार्ड का सब्सिडियरी की बात करें, तो ओवरऑल एक बहुत अच्छा पोजीशन में स्टेट बैंक है। और वैल्यूएशन के लिहाज पे मैं तो अभी भी समझता हूं कि अट्रैक्टिवली प्राइस्ड है, खरीदारी के लिए खरीदारी लायक है। बिल्कुल सर। तो ये सर जब शेयरों को चुने सर, पीएसयूज में जैसे आप अभी नाम ले रहे थे, उनमें मिड कैप पे फोकस करना चाहिए, लार्ज कैप पे करना चाहिए? जैसे एसबीआई का नाम आपने लिया, तो क्या उधर ही फोकस होना चाहिए जो दिग्गज बैंक है, या फिर जो छोटे छोटे बैंक हैं जिनमें काफ़ी दिनों से कुछ लोग फंसे भी हुए हैं, यूको है और बाकी हैं, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक, बहुत लंबी फहरिस्त है, तो वहाँ पर अभी क्या आउटलुक थोड़ा सा अभी सुस्त है, वहाँ अभी लंबा समय लगेगा रिकवरी आने में? देखिए, अगर आपका रिस्क एपिटाइट ज्यादा है तो आप जरूर मिड कैप स्मॉल कैप क्षेत्र में खरीदारी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने एसबीआई का नाम इसीलिए लिया कि ये सेफ है। और अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर नहीं है, आप सेफ रहना चाहते हैं, तो वोलेटिलिटी, मार्केट गिरे मार्केट बढ़े, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खरीदारी करके आपको नुकसान नहीं होगा अगर आपका लंबी अवधि का नजरिया है। ऐसी स्थिति आज के दिन में है। पर अगर आप थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं तो जरूर पीएसयू बैंक खरीदारी कर सकते हैं। आपने पहले बैंक ऑफ बड़ौदा का जिक्र किया, मुझे लगता है बैंक ऑफ बड़ौदा में भी अगर आप एक साल का नजरिया से खरीदारी करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप पीएनबी में भी थोड़ा एग्रेसिव इन्वेस्टर है तो पीएनबी में भी खरीदारी कर सकते हैं। देखिए, पिछले 10 साल पहले, 5 साल पहले बैंकों का स्थिति जो था वहां से सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट हुआ है, एसेट क्वालिटी में इंप्रूवमेंट हुआ है। दिक्कत अभी भी कुछ कुछ है पीएसयू बैंक्स में, मैं उसको इग्नोर करना सही नहीं होगा, पर वैल्यूएशन का जो गैप है वो सिग्निफिकेंट है। तो एक वैल्यूएशन पिकअप की अपॉर्चुनिटी है, और उस अपॉर्चुनिटी के लिए क्योंकि बीएफएसआई में माहौल अच्छा है, ब्याज दर कम हो रहा है, एक्सपेक्टेशन है क्रेडिट डिमांड भी बढ़ेगा, तो खरीदारी जरूर की जा सकती है थोड़ा। बट आपका एटीट्यूड थोड़ा एग्रेसिव होना चाहिए, क्योंकि इसमें आप जैसे आपने कह रहे हैं कुछ लोग फंसे हुए हैं। फंसा हुआ मतलब क्या है कि आपका एक्सपेक्टेशन था 1 महीने में बढ़ जाएगा, वो नहीं हुआ, तो आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा। ये ही अंतर है और कुछ नहीं। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप ये बात, कि बहुत लोगों की चूंकि आदत हो गई ना ये, कि मतलब बहुत जल्दी जल्दी लोगों को जो अच्छे रिटर्न मिल गए कोविड के बाद, तो लोगों की अब आदत ये हो गया है कि अगर 6 महीने 8 महीने रुकने पड़ जाता है तो लोगों को लगता है कितना समय हो गया, कब चलेगा। तो और हमारे पास चूँकि डेली के शोज रहते हैं तो बहुत सारी क्वेरीज आती रहती हैं। अब सर, ये चूँकि पीएसयूज पे बात हो ही रही है, तो रेलवे को लेकर के क्या अभी आपका मानना है कि ये जो डिफेंस की थीम के बाद ये जो बीते आने वाले दिनों में क्या रेलवे में भी जान आ सकती है? क्योंकि बहुत सारे काम हो रहे हैं, अभी बुलेट ट्रेन पे भी काफ़ी तेज़ी से काम होना बाकी है, तो क्या ये सेक्टर ऐसा है जिस पर फोकस करना चाहिए? और कहाँ पर क्या प्राइवेट कंपनियों पे फोकस करें, पीएसयूज पे फोकस करें? क्योंकि वैगन बनाने वाली कंपनीज हैं जो प्राइवेट सेक्टर से हैं, अच्छा परफॉर्म की हैं। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर इसको लेकर के? ये सेक्टर में तो दम जरूर है और सेक्टर में दम रहेगा भी। और रेलवे में आपने जैसे सही कहा, पिछले मतलब हम लोगों ने शायद कभी इतना काम एक साथ रेलवे सेक्टर में होते हुए नहीं देखा है, और एक बहुत अच्छा स्ट्रक्चरल चेंज रेलवेज में आ रहा है। वो एज ए कंज्यूमर और एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया वी शुड बी प्राउड ऑफ। पर शेयर खरीदने की अगर बात करें तो मैं तो बिल्कुल सतर्क रहने की सलाह दूंगा, क्योंकि वैल्यूएशन जो जो लेवल पे है वहां पे बिल्कुल कंफर्ट नहीं है। बहुत आगे दौड़ गया है वैल्यूएशन, और इस वैल्यूएशन में खरीदारी की सलाह हम नहीं दे पाएंगे। नहीं, ठीक है सर, अच्छी बात है। पावर को लेकर के क्या समस्या हो गई सर? पावर इस बार मतलब पिछले 8-9 महीने से थोड़ा एक रेंज में रह गया। अब उम्मीद थी गर्मी बढ़ रही है तो काफ़ी अच्छे शेयर चलेंगे, जैसे टाटा पावर हो, अदानी पावर हो। यहाँ की अगर बात करें पीएसयूज में एनटीपीसी, एनएचपीसी, ये सारे शेयर सुस्त रहे। पावर ग्रिड, पावर को लेकर के अभी डिमांड तो है, पर ये शेयरों में वो दाम नहीं दिखाई दे रहा है। क्या कारण आप इसका मान रहे हैं? हालांकि इस दौरान बहुत सारे छोटे छोटे शेयर चल गए, जैसे आर पावर, उसको हो सकता है आप नाम ना लें, लेकिन आर पावर रहा, सुजलॉन रहा, इन सब में बिजनेस अपडेट जो आई उससे लोगों का भरोसा बढ़ा, उन लोग उस तरफ तो पैसे बने। लेकिन एनटीपीसी जैसे सरकारी जो कंपनियां थीं, अदानी पावर, टाटा पावर जैसी कंपनियों की चाल थोड़ी सुस्त रही। आपकी टिप्पणी पावर सेक्टर पे सर? देखिए, पावर सेक्टर एक स्ट्रक्चरल अपस्विंग के थ्रू जा रहा है, और हम लोग मानते हैं कि यहाँ पे अगला 10 साल मोमेंटम रहेगा। अब एनटीपीसी भी कहाँ से कहाँ आया है वो आप देखिए।
पिछले कुछ दिन नहीं चला होगा, पर ओवरऑल एनटीपीसी ने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, शेयर होल्डर को बहुत फायदा पहुंचाया। और हम लोग मानते हैं कि पावर सेक्टर में पावर मैन्युफैक्चरिंग हो, पावर ट्रांसमिशन हो, पावर फाइनेंशियर्स हो, पावर एंसिलियरी हो, हर क्षेत्र में अपॉर्चुनिटी जबरदस्त है। और ये अपॉर्चुनिटी अगला 5-10 साल बरकरार रहेगा और सबको भर भर के अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो एनटीपीसी दिग्गज कंपनी है पावर सेगमेंट का, जरूर खरीदारी की जा सकती है 1 साल प्लस का नजरिया से। पर मेरा नजरिया तो ट्रांसमिशन कंपनीज पे होगा, ट्रांसफॉर्मर जो बनाते हैं उन पे होगा, पावर फाइनेंशियर्स पे होगा। देखिए इतना बड़ा पावर कैपेसिटी एनटीपीसी 30 गीगावाट एडिशनल कैपेसिटी लगा रहा है। अदानी पावर बहुत लंबा कैपेसिटी एडिशन कर रहा है। टाटा पावर में बहुत जबरदस्त कैपेसिटी एडिशन हो रहा है। और ये सब कैपेसिटी एडिशन कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट्स है, और ये फाइनेंसिंग बैंक नहीं कर पाएगा। सिर्फ बैंक के साथ पावर फाइनेंशियर्स का एक बहुत बड़ा रोल होगा। तो आरईसी, पीएफसी, इरेडा, जो 3 स्पेशलाइज्ड पावर फाइनेंशियर्स है, इनके लिए भर भर के अपॉर्चुनिटी आएगा और इनका परफॉर्मेंस जरूर इंप्रूव होगा, सिग्निफिकेंटली इंप्रूव होगा करंट लेवल से। तो यहां पे भी ध्यान दिया जा सकता है। ठीक, तो पावर सेक्टर में लंबी अवधि का नज़रिया रखें, जिसमें जो नाम है एनटीपीसी, अदानी पावर, टाटा पावर, जो पावर फाइनेंसिंग कंपनियां हैं, पीएफसी, आरईसी, इरेडा जैसी कंपनियां सुदीप जी को अच्छी लग रही हैं। ये लॉन्ग टर्म के लिए आपको अच्छे रिटर्न दे सकती हैं और डिमांड तो लगातार बनी ही हुई है पावर कंजम्पशन को लेकर के। सर, आईटी को लेकर के शुरू में आपने एक बात कही थी और मैं चाहूँगा उस पर दोबारा आएँ। बहुत लोगों को अभी भी डर लग रहा है आईटी में पैसे लगाए ना लगाएं। अगर अभी पोर्टफोलियो में कुछ बदलाव करना हो तो आईटी को अब शामिल करना चाहिए, लंबी सुस्ती हो गई और अब यूएस में जो स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। और दूसरा महत्वपूर्ण सवाल कि क्या दिग्गजों के साथ ही जाना बेहतर रहेगा या अब बदलने की रणनीति आवश्यकता है और मिड कैप आईटी के साथ या किसी स्पेसिफिक थीम के साथ आईटी के अंदर जाना बेहतर रहेगा? 2 चीज मैं बताऊंगा। ओवरऑल अगर आपको मिड कैप, स्मॉल कैप आईटी का वैल्यूएशन दिखे और लार्ज कैप के वैल्यूएशन देखे, तो मुझे तो लार्ज कैप आईटी में वैल्यूएशन कंफर्ट दिखता है। और थीम की अगर बात करें तो यहां पे मैं हमेशा पिछले करीब 2 साल से मैं स्पेसिफिकली एडवाइस कर रहा हूं कि थीम पिकअप करिए, जैसे ट्रैवल एंड टूरिज्म। अब देखिए दुनिया भर में ट्रैवल एंड टूरिज्म में एक बहुत बड़ा मोमेंटम आया है, ये कोविड के बाद से ही आया है दुनिया भर में। और ट्रैवल टूरिज्म से साथ रिलेटेड जो आईटी कंपनीज हैं उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो रहा है और होगा भी। तो आप उस थीम को लेके उस सेगमेंट की आईटी कंपनीज को में खरीदारी कीजिए। कोफोर्ज की बात करें, रेडगेन टेक्नोलॉजीज की बात करें, तो अब मैं स्पेसिफिक वो स्टॉक्स लेने की इस भाव में रिकमेंड नहीं कर रहा हूं, पर मैं कह रहा हूं कि थीम वाइज स्टॉक पिकअप करिए। थीम अच्छा होगा तो आपका आईटी जो सर्विस प्रोवाइडर उस थीम के साथ रिलेटेड है उसका परफॉर्मेंस भी अच्छा होगा। ऑटो ईवी ट्रांजिशन, ये जो एंटायर थीम है इसके साथ जुड़ा हुआ जो आईटी कंपनीज है वहां पे ध्यान दे सकते हैं। तो ऐसा पिकअप करके जरूर जा सकते हैं और वो सही भी होगा। ठीक सर, तो ये बात तो रही आईटी को लेकर के यहाँ पर निकल करके आती हुई। अब सर यहाँ से एक चिंता है जो ऑटो को लेकर के हम लोगों ने रेयर अर्थ को लेकर के बात की। अभी जो नंबर्स आए ऑटो के वो बहुत उत्साहजनक नहीं रहे। दूसरा जो टाटा मोटर्स के लिए कुछ एक कंसर्न निकल करके आए जेएलआर को लेकर के। अभी की क्या सिचुएशन है सर? अभी ऑटो को लेकर के खासतौर से 4 व्हीलर में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या होनी भी चाहिए पोर्टफोलियो में ऑटो सेक्टर के शेयर या नहीं? देखिए हम लोग महिंद्रा एंड महिंद्रा फेवरेट स्टॉक है हमारा, बहुत दिनों से है, 1 साल प्लस से है। और अभी भी महिंद्रा महिंद्रा में खरीदारी की सलाह दे रहे हैं लंबी अवधि के लिए। बाकी ऑटो कंपनीज में अभी थोड़ा सतर्क रहना बेहतर होगा। बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं और एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन आईसी से ईवी हो रहा है और इसमें कौन जीतेगा कौन हारेगा ये बताना अभी बहुत मुश्किल है। कोई बता नहीं पाएगा क्योंकि एक ट्रांजिशन फेज से जा रहा है इंटायर ऑटो सेक्टर। ये मैं यहाँ पे यही सलाह दूंगा। और अगर आपको ऑटो में ही निवेश करना है तो एंसिलियरी पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एंसिलियरी में ये ट्रांजिशन बहुत स्मूथ होता है और बहुत ज्यादा ट्वीक नहीं करना पड़ता है। और पर ऑटोमोबाइल जो एंसिलियरी का कंपोनेंट साइज बढ़ जाता है ईवी में, तो ईवी ट्रांजिशन उनके लिए बहुत फायदेमंद है। और सब लोग अपना अपना ईवी ओईएम के साथ कनेक्शन भी कर रहे हैं, कनेक्टिविटी भी बढ़ा रहे हैं। और इंडिया के कुछ ऑटो एंसिलरी कंपनीज ऐसे हैं जो कि ग्लोबली लिंक्ड हैं, ग्लोबल बिजनेस है उनके। तो ऑटो एंसिलरी पे जरूर ध्यान देना चाहिए अगर आपको ऑटो सेक्टर में ही दिलचस्पी है।
नहीं सर, बहुत अच्छी बात कही आपने। एक सेक्टर सर जो कि रेट कट हुआ है, तो रियल एस्टेट को लेकर के अभी क्या चीज़ें, मतलब अभी क्या यहाँ से आउटलुक कैसे देख रहे हैं? क्योंकि अब जो नंबर्स हम देख रहे हैं, पहले की तरह बिक्री देखने को नहीं मिल रही है। आगे चल के क्या इम्प्रूवमेंट रहेगा? ये जो 50% रेट कट हुआ है 50 बेसिस पॉइंट का, उसका असर क्या आगे डिमांड में किसी तरीके से देख रहे हैं? और रियल एस्टेट को लेकर के ओवरऑल आउटलुक यहाँ से कैसा दिखाई दे रहा है? देखिए, रियल एस्टेट को लेके आउटलुक हमारा बाय एंड लार्ज न्यूट्रल है। जैसे आपने कहा, जो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी उसका डिमांड में थोड़ा प्लेटूइंग हुआ है। ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि कम हो गया, पर डिमांड बढ़ नहीं रहा है। और ये एक शंका की बात है, क्योंकि इन्वेंट्री अच्छा खासा इन्वेंट्री है और भी बहुत लॉन्चेस सामने आ रहे हैं। तो थोड़ा न्यूट्रल रहना अभी बेहतर होगा। कमर्शियल रियल एस्टेट में जबरदस्त डिमांड है, पर्टिकुलरली जो 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 जीसीसीज बन रहे हैं, पर्टिकुलरली इन सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, वहां पे डिमांड, क्वालिटी कमर्शियल प्रॉपर्टी का डिमांड जबरदस्त है। तो आपको बहुत केयरफुली स्टॉक पिकअप करना पड़ेगा। ओवरऑल न्यूट्रल है हमारा व्यू। जी सर, आखिरी के दो सवाल संक्षेप में जाना चाहेंगे बस। एक तो ये कि अभी अगर पोर्टफोलियो बनाना हो तो काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में तो आपने बात कर दी, वो अभी हम शो के लास्ट में जो है अपने दर्शकों को समाप्त कर देंगे, कौन कौन से शेयरों, कौन कौन से सेक्टर्स बात हुई। उनमें सर कौन से सेक्टर अभी आपको ज़्यादा पसंद आ रहे हैं अगले 6-8 महीने या साल भर का अगर हम व्यू लें यहाँ से, तो वो कौन से सेक्टर होंगे जहाँ आपको लगता है अभी करंट भाव पे भी आप कंफर्ट जोन में हैं आपके? देखिए, सीमेंट एक सेक्टर है जहां पे हमारा व्यू पॉजिटिव है। इस सेक्टर में एक स्ट्रक्चरल पॉजिटिव मोमेंटम आया है और ये रहेगा, क्योंकि यहाँ पे नया कैपेसिटी इतना जल्दी नहीं आता है और डिमांड सप्लाई का जो स्थिति है उससे डिमांड बढ़ रहा है कंटिन्यूअसली। प्राइसिंग पावर इंडस्ट्री के पास आ रहा है, तो इससे सीमेंट सेक्टर में पॉजिटिव व्यू बन रहा है। दूसरा सेक्टर एक है जो कि बहुत ही पिटा हुआ था, केमिकल, स्पेशलिटी केमिकल्स। यहाँ पे भी अगर आप परफॉर्मेंस पे ध्यान दें, नंबर्स पे ध्यान दें, तो क्लियरली एक टर्न अराउंड सा आया है और ये टर्न अराउंड का अपॉर्चुनिटी लेके खरीदारी करनी चाहिए थोड़ा लंबा टाइम के लिए। ये दो सेक्टर का मैं जरूर जिक्र करूंगा। इसके साथ साथ बहुत सारे और भी, जैसे कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, जिनके जिक्र मैंने किए हैं। और देखिए, जो बड़े कंपनीज हैं, लार्ज कैप स्टॉक्स है, मैं 2-4 नाम भी पहले भी कर चुका हूं, वापस बताऊंगा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज बहुत बड़ा वैल्यू अनलॉकिंग का अपॉर्चुनिटी है। जरूर यहाँ पे थोड़ा लंबा समय के लिए खरीदारी की जा सकती है। सीमेंट में अल्ट्राटेक सीमेंट, दिग्गज कंपनी, लीडर इंडस्ट्री का जरूर ध्यान दीजिए। कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे बड़ा कंपनी लार्सन टुब्रो, अभी भी ऐसा वैल्यूएशन नहीं है जो कि अनरियलिस्टिक है, तो जरूर खरीदारी की जा सकती है। ऐसे बहुत सारे लार्ज कैप अपॉर्चुनिटीज अभी भी है जहां पे निवेशक ध्यान दे सकते हैं। RIL, अल्ट्राटेक सीमेंट, LNT, NTPC, अदानी पावर, REC, PFC, कोफोर्ज, रेट गेन, MNM, BEL, BML जैसे वो शेयर जो हैं वो अच्छे हैं। PSU में अगर आपको जाना है तो SBI अच्छा लग रहा है, रिस्क लेना चाहते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB में भी 1 साल के साथ निवेश कर सकते हैं। ये तमाम वो शेयर हैं जिस पर सर ने चर्चा की है। चलते चलते सर, जो आज का हमारा जो मेन थीम है, जो पीछे हमने सवाल भी लगाया हुआ है, कृपा कहाँ अटकी हुई है? ये बाजार अब नया हाई कब बनाएगा? ये कृपा अटकी कहाँ पर है, ये बताइए। और ये हाई क्या हम इस साल बनते हुए देखेंगे? इस साल क्या एक्सपेक्टेशन निफ्टी से आपकी, बाजार से आपकी है सर? जरूर हाई बनते हुए देखेंगे, कोई इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, ओवरऑल इंडिया में कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस इंप्रूव होना जरूरी है और हम लोगों को लगता है कि मॉनसून ठीक ठाक हो रहा है, इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है, इन्फ्लेशन कम है, और अगर ग्लोबल स्थिति शांत रहता है और कच्चे तेल का दाम ज्यादा नहीं बढ़ता है, जो कि आज का सिनेरियो है, इस सिनेरियो में सेकेंड हाफ ऑफ करंट फिस्कल हम लोग बहुत अच्छा प्रदर्शन कॉर्पोरेट से एक्सपेक्ट कर रहे हैं और साथ साथ निफ्टी में भी एक नए लेवल का इंतजार करेंगे। अब स्पेसिफिक लेवल तो मैं कमेंट नहीं करना चाहता हूं, पर नया हाई जरूर बनेगा। ठीक सर। सर बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और आपके चेहरे का प्रताप जो है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है समय के साथ, उसके पीछे कारण मुझे भी नहीं पता है। लेकिन सर, जब भी आपकी व्यस्त कार्यक्रम में से थोड़ा समय मिले तो हमारे दर्शकों को मार्गदर्शन अवश्य करें। बहुत अच्छा लगता है सर आपके साथ बात करके, और हमारे दर्शकों को भी एक, मुझे लगता है, पॉजिटिव मोटिवेशन मिलती होगी आपकी इतनी सकारात्मक बातें सुन करके। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू। तो आज की चर्चा को यहीं पर समेटते हैं और
बाकी अगर आपको नियमित रूप से किस सेक्टर में कहाँ पे दांव लगाने हैं, कहीं पर आप फंस गए हैं, तो हमारे तमाम कार्यक्रम हैं। सुबह 10 बजे हर रोज़ हमारे साथ जुड़िए यार बाजार में, बताएंगे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी कहाँ पर है। दोपहर 1 बजे आपके जो तमाम प्रश्न रहते हैं उसके उत्तर दिए जाते हैं। तो लगातार बोनस के साथ बने रहिए, बोनस पाते रहिए। मुझको इजाज़त दे दीजिए फिलहाल के लिए, नमस्कार।